गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इंडक्शन मोटर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में देखिए स्लिप क्या होता है। स्लिप डिफाइन कर देते हैं। स्लिप रहता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। इसे कहते हैं रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन NS एंड NR। दिस इज स्लिप। ये स्लिप एक आपकी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी और ये पूरे इंडक्शन मोटर में यूज़ होती रहेगी, तो इसका आगे आगे हम यूज़ देखते रहेंगे। यहाँ पे NS क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपके स्टेटर के ऊपर रोटेट कर रही है, उसकी स्पीड को NS से डिफाइन करते हैं। एंड देन NR क्या है, आपका रोटर स्ट्रक्चर भी रोटेट कर रहा है लगातार, और वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, दैट इज़ गिवन बाय NR। हम आगे देखिए, आपके इस इंडक्शन मोटर में 3 चीज़ें रोटेट कर रही होती हैं। एक रहता है आपका NS, आपके स्टेटर स्ट्रक्चर में जो करंट I1 बन रही है, और I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो रोटेट कर रहा है विद स्पीड NS। देन आपके इंडक्शन मोटर में आपका रोटर रोटेट कर रहा है विद स्पीड NR। देन देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ रोटेटिंग। देखिए हमने डिस्कशन की थी कि जब म्यूचुअल इंडक्शन होती है तो आपके रोटर में भी EMF इंड्यूस होता है, और EMF इंड्यूस होता है और आपका रोटर स्ट्रक्चर क्लोज पाथ होता है तो करंट भी इंड्यूस होती है। एंड देन अनदर थिंग, आपका रोटर स्ट्रक्चर जो होता है वो भी 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग से बना हुआ होता है, और जो उसमें EMF और करंट इंड्यूस होती है वो भी 3 फेज बैलेंस EMF इंड्यूस होती है। एंड देन अगेन I2 भी आपका 3 फेज बैलेंस इंड्यूस होता है आपके रोटर स्ट्रक्चर में भी। तो यहाँ पे कभी भी 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग के अंदर 3 फेज बैलेंस सप्लाई हो तो हमने क्या सीखा था, आपके जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है आपकी करंट की वजह से वो रोटेटिंग नेचर का होता है। तो सिमिलर टू स्टेटर स्ट्रक्चर, आपके रोटर स्ट्रक्चर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसकी भी खुद में कोई स्पीड होती है। वो स्पीड किस तरह से निकाली जाती है ज़रा देख लीजिए। NS तो हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, 120 F/P। ये आ गया आपकी स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, दिस NS। अब यहाँ पे हमें रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखिए। जो मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर में बन रही है उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए। स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, एक बेसिक कंसेप्ट देखिए, शुड बी स्टेशनरी with respect to each other, then only rotating torque will produce। अब ये बेसिक कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ये बेसिक कंसेप्ट कह रहा है कि आपका रोटर स्ट्रक्चर में टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगी अगर आपके रोटर स्ट्रक्चर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और आपके स्टेटर स्ट्रक्चर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे तो ही आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट रहता है कि आपका स्टेटर स्ट्रक्चर और रोटर स्ट्रक्चर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में स्टेशनरी होनी चाहिए। तो अब देखिए ये बेसिक कंसेप्ट कैसे हमें हेल्प करता है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कैलकुलेट करने में। देखिए अगर आपका स्टेटर स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड 1500 RPM से रोटेट कर रही है और आपका रोटर जो है वो 1440 RPM से रोटेट कर रहा है, तो आपके जो रोटर स्ट्रक्चर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो फर्दर 60 RPM से रोटेट करेगी ताकि ये स्टेशनरी महसूस कर सके विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। इसे कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी समझते हैं। ये आपका काफ़ी बेसिक MCQ भी बनता है। एक हमने केस देखा, ये आपका NS रोटेट कर रहा है, आपका स्टेटर स्ट्रक्चर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है विद स्पीड 1500
RPM, एंड देन आपका रोटर रोटेट कर रहा है NR इज इक्वल टू 1440 RPM। तो उस केस में आपका रोटर स्ट्रक्चर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रोटेट करेगा विद 60 RPM सो दैट इट कैन फील स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे थोड़ा और अलग तरीके से देखिए। अगर आपका NS रोटेट कर रहा है अगेन विद स्पीड 1500 RPM बट दिस टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 1440 RPM से रोटेट कर रहा है, तो इस बार आपका जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से रोटेट करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन आपका MCQ रहता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इस बार आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा विद स्पीड 1500 प्लस 1440 इक्वल टू 2940 RPM। तो इस बार आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा विद स्पीड 2940 इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ योर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर रोटर स्ट्रक्चर विथ 2940 RPM। तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड दे शुड ऑलवेज बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऐसा होगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो एक केस और देखते हैं इसे समझने के लिए, वो भी आपका MCQ का क्वेश्चन बन जाता है। क्या रहता है एक केस और, इस बार अगेन आपका NS 1500 RPM स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और आपका रोटर भी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद स्पीड 1560 RPM। ये आपका इंडक्शन जनरेटर का केस बन जाएगा। आपका रोटर इस बार आपकी सिंक्रोनस स्पीड से आपके स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से तेज रोटेट कर रहा है। इस बार आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा, विथ 60 RPM इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर रोटर स्ट्रक्चर एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर स्टेटर फील्ड टू, only so that it can feel, only so that your rotor magnetic field feel stationary with respect to stator magnetic field। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए हमेशा के लिए कि रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर स्टेशनरी रहते हैं। तो कभी भी आपको रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो आप इसी कंसेप्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके 3 केस भी आ गए, इंडक्शन मोटर के, इंडक्शन जनरेटर के और आपके ब्रेकिंग के। और इन 3 डिफरेंट केसेस के लिए आपका कई बार MCQ भी बनता है और आपसे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है, आपको NS और NR दिया जाता है और उनकी डायरेक्शंस दी जाती हैं, और आपसे रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पूछी जाती है। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। चलिए अब आगे चलते हैं और रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी, अभी तक हमने सीखा रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि वो किस स्पीड से रोटेट करती है, और आपके इंडक्शन मोटर में कुल मिला के 3 चीज़ें रोटेट कर रही होती हैं, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, आपका रोटर का स्ट्रक्चर और आपका रोटर की मैग्नेटिक फील्ड। अब हम सीखेंगे ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बनी है, और करंट है तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, इस करंट की, रोटर की करंट की I2, दिस इज I2 हो है, I2 की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अब हम वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला आपका रहता है Pn डिवाइडेड बाय 120, और है F इज फ्रीक्वेंसी, P इज योर नंबर ऑफ पोल्स। एक और बेसिक कंसेप्ट रहता है वो भी समझ लीजिए। एक तो भी हमने देखा कि स्टेटर की और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड आपस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर स्टेशनरी होनी चाहिए। अनदर बेसिक कंसेप्ट समझिए, नंबर ऑफ पोल्स आपके स्टेटर के और रोटर के
सेम होने चाहिए। अगेन ऐसा होगा तभी आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज़ अनदर बेसिक कंसेप्ट कि आपके नंबर ऑफ पोल्स आपके स्टेटर के और रोटर के सेम होने चाहिए। ऐसा होगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इन अदर केस आपका जो रोटर स्ट्रक्चर है वो रोटेट ही नहीं करेगा अगर आपके नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर और रोटर के सेम नहीं होंगे। सो इट शुड बी सेम टू प्रोड्यूस टॉर्क। तो P आ गया आपका नंबर ऑफ पोल्स और N आ गया आपका रिलेटिव स्पीड बिटवीन वाइंडिंग एंड फ्लक्स डेंसिटी इन वेव। ठीक है, तो अब रोटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो P तो वही रहेगा जो आपके स्टेटर का होगा। यहाँ पे N क्या आ जाएगा, मोटरिंग केस में ये आ गया आपका NS, देन ये आ गया आपका NR और ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटर की रोटेट करती हुई इस डायरेक्शन में। अगर आपका NS 1500 है, आपका NR 1440 है, तो आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा, विद 60 RPM, सो दैट इट कैन फील स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखिए आपका N क्या बनेगा, N क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन वाइंडिंग एंड फ्लक्स डेंसिटी वेव। ये आ गया आपकी रोटर स्ट्रक्चर की वाइंडिंग, ये खुद रोटेट कर रही है 1440 स्पीड पे, और आपका जो इसके ऊपर फ्लक्स डेंसिटी वेव बन रहा है वो 60 RPM से एडिशनली रोटेट कर रहा है। तो आपके यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बिटवीन वाइंडिंग और फ्लक्स डेंसिटी वेव बन जाएगी 60 एंड डिवाइडेड बाय 120। ये फॉर्मूला बन गया आपका स्पेसिफिक केस के लिए जहाँ पे आपकी NS की वैल्यू 1500 RPM है, आपकी रोटर की वैल्यू भी है 1440 RPM और 60 RPM। अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना हो रोटर फ्रीक्वेंसी का F2 का तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये रिलेटिव स्पीड आपकी बनती है बिटवीन वाइंडिंग एंड फ्लक्स डेंसिटी वेव NS माइनस NR डिवाइडेड बाय 120। ये बन जाती है आपकी रिलेटिव स्पीड। इन जनरल केस यहाँ पे स्लिप देखिए क्या कैलकुलेट की थी हमने, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज S मल्टीप्लाई बाय NS इक्वल टू NS माइनस NR। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, P मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय NS डिवाइडेड बाय 120 और यहाँ पे S मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय NS डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी F1। तो आपका F2 का आंसर बन जाता है, आपके रोटर स्ट्रक्चर की करंट का फ्रीक्वेंसी का आंसर बन जाता है F2 इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाय F1। तो आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो करंट की, सो यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। और आगे देखिए एट स्टैंड स्टिल जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा, NR की स्पीड 0 है, उस टाइम पे आपके रोटर स्ट्रक्चर की जो EMF इंड्यूस होगा E2 उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी आपके स्टेटर स्ट्रक्चर की। उस टाइम पे आपका S की क्या वैल्यू बन जाएगी, S इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। S इज इक्वल टू रोटर आपका रोटेट नहीं कर रहा, सो दैट इज NR विल बी गिवन एज 0, सो योर S विल बी 1। और आपके रोटर स्ट्रक्चर में उस टाइम पे जो EMF इंड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज ऑफ योर स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे आपका रोटर रोटेट करना शुरू कर देगा एट रनिंग कंडीशन, आपका जो E2 की वैल्यू है वो लगातार रिड्यूस होती रहेगी, बिकॉज E2 इज गिवन एज 4.44 मल्टीप्लाई बाय F2 मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय 5। Here N is number of turns of your rotor structure and phi is your flux and Kw2 this is winding factor। इसके बारे में कभी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे Kw2 होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रनिंग कंडीशन में आपका जो E2 है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जो इंड्यूस EMF होता है आपके रोटर स्ट्रक्चर के अंदर वो आपका रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे रोटर स्ट्रक्चर आपका रोटेट करने लगता है। ऐसा क्यों, जैसे जैसे आपका रोटर स्ट्रक्चर रोटेट करेगा, मान लेते हैं आपके NS की वैल्यू 1500 है, NR आपका 1440 RPM पे रोटेट कर रहा है, तो आपका स्लिप की क्या आंसर बन जाएगा,
0.04। यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि जैसे जैसे आपका रोटर स्ट्रक्चर रोटेट करने लगता है आपका स्लिप की वैल्यू भी कम होते चलती है। तो आपकी स्लिप की वैल्यू कम होते चलेगी जैसे जैसे रोटर रोटेट करेगा, आपका जो रोटर की करंट की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होती चलेगी, और आपका जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। तो अंडर रनिंग कंडीशन F2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो आपके E2 की वैल्यू भी कम होते चलेगी। दैट मीन्स एट रनिंग कंडीशन EMF induced in rotor structure gets reduced by what factor? इसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करें तो ये बन जाएगा P2 इज इक्वल टू 4.44 SF1 N मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय KW2। तो ये आ जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू S टाइम्स E2 एट स्टैंड स्टिल। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आपका F2 इज इक्वल टू F1 होता है, और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर रनिंग कंडीशन अंडर रनिंग कंडीशन आपका जो EMF होता है रोटर में वो S टाइम रिड्यूस हो जाता है, जितना EMF आपके स्टैंड स्टिल कंडीशन में था उससे रिड्यूस हो जाएगा बाय फैक्टर S अंडर रनिंग कंडीशन।